गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चाहे कोई सुबह देख रहा है, शाम को देख रहा है या रात में देख रहा है, बिकॉज यू शुड बी एज फ्रेश एज इन मॉर्निंग। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर ड्यूटी ड्रॉबैक हमारे कस्टम रिविजनरी सीरीज का। द टर्म ड्रॉबैक सिंपली मीन्स व्हाट, दैट यू कैन ड्रॉ बैक द ड्यूटी विच यू पेड टू द गवर्नमेंट इन द टू मेन सेक्शन है, सेक्शन 74 एंड सेक्शन 75। पहले हम उनको इस बेसिक को समझते हैं, सेक्शन 74 75 का। फिर उसके बाद हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे रिफंड अंडर 26A एंड टू सेक्शन 27 ऑफ द कस्टम एक्ट। In terms of exam importance, you will generally find one question in exam from this chapter. So let us start with the basic concept of section 74. Section 74 basically क्या करता है? कहता है आपने goods import किया and duty pay करी। For example, आपने लैपटॉप import किया और उस सेबल वैल्यू थी ₹1 लाख, BCD पे करी ₹10,000, IGST पे किया इसके पर। आई एम नॉट गोइंग टू दोज फिगर। ये ड्यूटी पे करके हो सकता है आपने CVD पे करा हो या आपने एंटी डंपिंग ड्यूटी पे करा हो। इस लैपटॉप को आप अपने प्रेमाइसेस में लेके आए और आपको पसंद नहीं आया। अब देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजन। आप लैपटॉप लेके आए, इट वाज नॉट एज पर योर स्पेसिफिकेशन, या आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, एक्सेस क्वांटिटी वर शिप्ड, या ऐसे भी हो सकता है कि कोई एक्सपो था, उसमें डिस्प्ले के लिए आप लेके आए लैपटॉप, या कभी कभी ऐसे भी होता है कोई मूवी की शूटिंग चल रही है, उस मूवी के लिए आपने कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट किया कुछ समय के लिए और फिर दोबारा आपने एक्सपोर्ट कर दिया। तो देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजन कि आप गुड्स लेके आते हो और उसको फिर एक्सपोर्ट कर देते हो एज सच या आफ्टर यूसेज। अब हमें समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड आफ्टर यूसेज। ठीक है, तो फटाफट से गुड्स आए, इंपोर्ट हुए, ड्यूटी पे हुई, वो चाहे BCD हो, चाहे IGST हो, या CVD हो, या सेफगार्डिंग ड्यूटी हो, और उसके बाद में वो वापस एक्सपोर्ट हो रहे हैं आइदर एज सच और आफ्टर यूसेज। हमारे इंस्टीट्यूट ने एक केस स्टडी करी है डिस्कस ABC इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। इसमें हुआ क्या था, अगर आपको रिकॉल कराऊं, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने एक इंटरनेशनल टेंडर फ्लोट किया फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अ बुद्धा स्टैचू, मोनोलिथिक बुद्धा स्टैचू फ्रॉम रायगीर से लेके हुसैन सागर लेके इन हैदराबाद। इट वाज अ ह्यूज स्टैचू। तो ABC ने उसको वो टेंडर मिला एंड इट हैड द वर्क टू ट्रांसपोर्ट फ्रॉम रायगीर टू हुसैन सागर लेक और इंस्टॉल करना। इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क। इसके लिए ABC ने एक हाइड्रा जैक इंपोर्ट किया, उसको कुछ महीनों तक रखा गया, पर जब ट्रांसपोर्टेशन करा जा रहा था वो स्टैचू का, तो समहाउ दैट स्टैचू सैंक। अब नाउ ABC India applied for the drawback from the custom department and it claimed what, 98%. Department says no, we will give you only how much, 85%, because इतने समय तक स्टैचू इंडिया में था। केस गया कोर्ट के पास एंड देयर आफ्टर इट वॉज हेल्ड व्हाट इट इज, जो हम कहते हैं रेडी टू यूज, पुट टू यूज, दिस आर व्हाट अकाउंटिंग टर्म्स। क्या वो एक्चुअल में यूज हुआ था, ये हर फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा, केस स्टडी के जो हमें चेक करना पड़ता है। तो इस केस स्टडी में हेल्ड हुआ था, नो इट वाज नॉट यूज, एंड कोर्ट ने अलाउ किया कि उसको ड्रॉबैक कितना कर दिया जाएगा, 98% का। तो अगर आप फिर मैं अगर वहां जाऊं हमारे बेसिक चार्ट्स के अंदर, गुड्स इंपोर्ट हुए, ड्यूटी पे हुई, आर एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट आइदर एज बैगेज और वाया पोस्ट। ठीक है, उसके बाद अब यहां देखना, यहां 3 केस है, आइदर नॉर्मल केस जैसे शिप से चले गए, या एज बैगेज चला गया, या वाया पोस्ट। बट 75 में मतलब 2 केसेस है, आइदर इट विल बी एक्सपोर्टेड नॉर्मली और वाया पोस्ट एंड नॉट एज बैगेज। और एक चीज, यहां एक्सपोर्ट का मतलब क्या होगा, यहां एक्सपोर्ट का मीनिंग ये है, क्या SCZ को मैं एक्सपोर्ट मानूंगा, आंसर इज नो। यहां एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ,
12 नॉटिकल माइल जैसे क्रॉस हुआ, इट इज़ व्हाट एक्सपोर्ट। इवन स्टोर्स को भी अगर हम लोड करते हैं और अगर शिप एक्सपोर्ट हो जाए तो वो एक्सपोर्ट माना जाएगा। ये हमने स्टोर चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है। फिर उसके बाद में दे शुड बी, थर्ड कंडीशन है, आइडेंटिफाई टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ एसीडीसी। एंड यू नो हाउ एसीडीसी गेट्स सेटिस्फाइड इन आवर कंट्री। ठीक है, गांधी जी से मिलता है, यू हैव टू प्रूव दिस द सेम गुड which were imported are now being entered for export purpose। ठीक है, वो कोई ये तो जैसे लैपटॉप में तो सीरियल नंबर से कोरिलेट हो जाएगा, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क, या आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करते समय वो डिटेल स्पेसिफाई कर रखी थी, वही डिटेल आप यहाँ पे प्रूव कर देते हो कि ये वही गुड थे जो आए थे, अब जा रहे हैं। एंड दे शुड बी एक्सपोर्टेड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अगर 2 years से ज़्यादा है तो फिर सीबीआईसी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये 4 कंडीशन थे हमारे जो अभी तक हमने डिस्कस करे। ये हमने प्राइमा फेसी सारा डिस्कस कर लिया सेक्शन 74, इसके और डिटेल में हम अभी जाएंगे थोड़ी देर में। तो फिर से रिकॉल करते हैं। पहला, गुड्स इंपोर्ट हुए, ड्यूटी पे हुई, मैं उनको लेके आया अपने प्रेमाइसेस में। तो जब मैं लेके आया मेरे को मतलब गुड्स वर नॉट एज पर माई स्पेसिफिकेशन, या कोई ऑटो एक्सपो, कोई एक्सपो हो रहा था उसके अंदर दिखाने के लिए मैं लेके आया। अब मैं उसको या तो एज सच या आफ्टर यूसेज रिमूव करता हूं। अगर एज सच है तो 74(1), या आफ्टर यूसेज है तो 74(2। फिर वो 3 ब्रैकेट बनेंगे, वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद दे आर एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट एंड द प्रॉपर ऑफिसर पासिस ऑर्डर परमिटिंग द लोडिंग एंड क्लियरेंस ऑफ द गुड फॉर एक्सपोर्टेशन। जब हम कहते हैं एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट, इसका मतलब क्या होता है? शिपिंग बिल फाइल होना। बट 74 सबसेक्शन 4 कहता है यहां पे एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट मतलब हुआ जिस दिन लेट शिप एक्सपोर्ट ऑर्डर पास हुआ। तो गुड्स आए, ड्यूटी पे हुई, फिर उसके बाद में दे आर एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट नॉर्मली और एज बैगेज और एज पोस्ट, एंड दे आर आइडेंटिफाइड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टम ऑफिसर, एंड thereafter they are exported within 2 years from the date of payment of duty। तो 98%, तो ऊपर अगर आप देखो जो BCD का मैंने लिखा हुआ था 10,000 या IGST अगर उस पर वो लगी, इसका 98% अमाउंट हमें क्या मिल जाएगा? विल बी रीपेड। वर्ड देखना, रीपेड एज ड्रॉबैक, यानी आपने जितना पे किया उतना वापस पे कर दिया जाएगा। 2% गवर्नमेंट ने क्यों रखा? भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी तो है, डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था जब गुड्स आए थे, फिर जब गए वापस उसमें इन्वॉल्व था, तो वो रिकवर करी गई। अब अगर यहीं पे मैं और एक आपसे कनेक्ट कराऊं, ड्रॉबैक सेक्शन 74, 75, रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी अंडर 26 से और रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी अंडर सेक्शन 27, इनमें क्या डिफरेंस है? 75 टेक्निकली रिबेट है, सेक्शन 74 गुड्स आए एज सच चले गए, आफ्टर यूसेज चले गए, तो जितना आपने पे किया था उतना गवर्नमेंट ने रीपेड कर दिया। रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी की बात करूं तो सिंपली परचेज रिटर्न था। 74 में भी परचेज रिटर्न है, बट और बहुत से कारण से भी 74 के अंदर आपको रीपेड किया जा सकता है ड्रॉबैक। बट 26 के अंदर गुड्स आए नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन, तो आप ये तो उसको एक्सपोर्ट कर दो, मैं फटाफट से बस रिकॉल करा रहा हूं, या आप उसको डिस्ट्रॉय कर दो गुड्स को, या रिलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल कर दो इन द फेवर ऑफ डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट आपको रिफंड कर देगा। यहाँ पे टाइम लिमिट कम थी, 30 डेज में ये सारी एक्शन करना पड़ता था। तो डिपार्टमेंट का परचेज रिटर्न हुआ जब आपने गुड्स को यूज़ ही नहीं किया इंडिया में, तो ठीक है मैं आपको रिफंड कर रहा हूँ। यहाँ 100% रिफंड मिल रहा है, बट 74 में 98% मिल रहा है, बट वहाँ पीरियड क्या है? ज़्यादा है। पर 74 में और भी बहुत कारण हो सकते हैं परचेज रिटर्न से, ये जैसे मैंने बहुत से रीजन अभी बताए। रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी जो 27 वाला था, इसके अंदर क्या हुआ? आपने डिपार्टमेंट को ज़्यादा ड्यूटी पे कर दी, तो अगर आप प्रूव कर देते हो डिपार्टमेंट को दैट नो इंसिडेंट ऑफ ड्यूटी हैज बीन पास्ड ऑन, इन दैट केस डिपार्टमेंट विल रिफंड यू द एक्सेस अमाउंट विच इट कलेक्टेड। तो ये 26 से परचेज रिटर्न की तरह था। 27 क्या था? एक्सेस पेमेंट अगर आपने डिपार्टमेंट को दे दिया तो कुछ वो सारी कंडीशन उस सेक्शन की कंप्लाई करते हो तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। 74 रीपेड था। 75 इज व्हाट टेक्निकली रिबेट। रिबेट मतलब क्या हुआ?
अगर आप एक्सपोर्ट करते हो गुड्स को तो नइदर तो इनपुट पे लगना चाहिए न आउटपुट पे लगना चाहिए। ये हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड व्हाट, जीरो रेटिंग। तो 75 इज व्हाट, द सेक्शन फॉर रिबेट। तो चलते हम सेक्शन 75 पे, प्राइम फेसी वो भी डिस्कस करते हैं। हमने एक गुड्स इंपोर्ट किए जैसे पेंटियम का चिप, और हमने उससे एक नया प्रोडक्ट बनाया दैट इज कंप्यूटर। मैंने लोकल लेवल पे भी सोर्सिंग करी, उस पर जीएसटी भी पे कर सकता हूँ, एक्साइज ड्यूटी भी पे कर सकता हूँ। बट व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन 74 एंड 75? 74 के अंदर आपको आईजीएसटी का रिफंड मिल जाता था, इट वाज रीपेड। बट 75 के अंदर आपको आईजीएसटी का रिबेट जो है गवर्नमेंट नहीं देती, वो कहती है कहाँ जाओ, आप आईजीएसटी एक्ट में जाओ, कस्टम एक्ट में नहीं मिलेगा। बट एक्साइज ड्यूटी का यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पे गुड्स आए, लोकल परचेजेज मैंने करी, ड्यूटी या टैक्सेस पे करे, और द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मैन्युफैक्चर्ड हुए एंड देयर आफ्टर दे वर व्हाट, एक्सपोर्टेड। नॉर्मली या बाय पोस्ट, यहां पे बैगेज नहीं है, बैगेज इज नॉट हियर। फर्दर एक और चीज यहां पे समझने वाली है, अगर गुड्स एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ, यहां एक्सपोर्ट के अंदर SCZ भी आ जाएगा, 74 में नहीं आ रहा था। फर्दर और एक चीज है, अगर ये शिप 12 नॉटिकल माइल को क्रॉस कर जाती है, जैसे शिप्स यहां से चली 12 नॉटिकल माइल को जैसे ही क्रॉस करी, दैट इज एक्सपोर्ट। ये स्टोर्स, जैसे ही शिप ने क्रॉस किया, स्टोर्स हैज बीन एक्सपोर्टेड। बट अगर शिप, एक क्वेश्चन भी था इस पे हमने करा हुआ है क्लास में, 200 नॉटिकल माइल तक क्रॉस कर जाती है, अब उसके बाद ये दोबारा वापस आ जाती है, शिप की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, वापस आ गई, रिपेयरिंग की सर्टेन एक्टिविटी कैरिड आउट होनी, ऐसे केस में। अब अगर आप देखो, एक हुआ गुड्स, क्या उनका एक्सपोर्ट हुआ, और एक चीज हुई आपकी स्टोर्स। तो क्या स्टोर्स का एक्सपोर्ट हुआ? स्टोर्स का आंसर इज यस, क्योंकि दे हैव बीन टेकन आउटसाइड इंडिया, दैट इज बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल। बट गुड्स का वैसे तो एक्सपोर्ट हुआ, बट द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज शुड बी रिसीव्ड, दैट देन ओनली यू कैन गेट द ड्रॉबैक अंडर सेक्शन 75, राइट। तो अगर 12 नॉटिकल माइल क्रॉस हो जाती है, इस पे वो केस स्टडीज थी, तो यहां पे स्टोर्स का तो एक्सपोर्ट यस हो गया, और एक केस स्टडी ये थी कि 200 नॉटिकल माइल क्रॉस करके वापस आती है। तो इन क्रक्स दिस वाज सेक्शन 75। लेट अस नाउ अगेन रिपीट सेक्शन 74 एंड 75, फिर इसके डिफरेंस की बात करेंगे। 74 के अंदर गुड्स आए, ड्यूटी पे हुई, और फिर उसके बाद में दे आर एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट, नॉर्मली बैगेज और एज पोस्ट विद इन 2 ईयर्स के अंदर अंदर। 4 कंडीशन 75 के क्या थे? गुड्स आए, ड्यूटी पे हुई, एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू अ न्यू प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चर्ड, लोकल से भी सोर्सिंग करी, एंड दे आर एंटर फॉर एक्सपोर्ट एज नॉर्मल केस और एज पोस्ट। इसके अंदर 75 के अंदर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम लिमिट, अगर आप देखो, बट 74 के अंदर देयर इज व्हाट, रेस्ट्रिक्शन ऑफ टाइम लिमिट। अमाउंट इज रीपेड, जो रिबेट दिया जाता है दैट इज बेस्ड ऑन एवरेज कंजम्पशन, एक नोशनल वैल्यू पे कैलकुलेट करा जाता है बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ FOB। 74 में मैन्युफैक्चर की कोई ज़रूरत नहीं, आए एज सच चले गए, ये आफ्टर यूज गए, बट 75 में ज़रूरत है। ये सारे डिटेल डिफरेंस मैंने अपने मटेरियल में दिए हुए हैं, तो अगर आप देखो ये यहाँ पे दिए हुए हैं तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है। एक और, व्हाट आर द की सेक्शंस जो हमें आने चाहिए इस चैप्टर से? एक क्वेश्चन डेफिनेटली 99% आता ही आता है। आपको सेक्शन 74 आना चाहिए, सेक्शन 74 आना चाहिए, 75 सेक्शन नंबर आना चाहिए, 75A भी आना चाहिए, 76 आना चाहिए। सेक्शन 74 के तहत
रूल्स आए। ये रूल्स में एक तो डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट, और एक ये भी आना चाहिए रूल 3 का एक टाइम लिमिट वाला, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। 75 के तहत ये वाले रूल आए। इसके अंदर आपको जो जनरली क्वेश्चन का ट्रेंड है उसके से बता रहा हूं। एक डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट, ऑल इंडस्ट्री रेट, एक आपका आना चाहिए ब्रांड रेट, स्पेशल ब्रांड रेट, एक आपका आना चाहिए अपर लिमिट ऑफ ड्रॉबैक। इसको जनरली इंस्टीट्यूट सेक्शन 76 से कनेक्ट करता है। अगर आपको इतना भी आता है इट्स मोर देन इनफ। जनरली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमने अभी तक बेसिक डिफरेंस किया 74 और 75 के अंदर। अब नाउ लेट अस गो इनटू अ फर्दर डिटेल ऑफ सेक्शन 74। सो अगर आप देखो सेक्शन 74 क्या कह रहा था, गुड्स इंपोर्ट हुए, ड्यूटी पे हुई, वो एक्सपोर्ट हुए, नॉर्मल केस क्या आर एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट एज 3 रूट से एंटर फॉर एक्सपोर्ट हुए, लैंड रूट, एयर रूट और वाटर रूट, और एज बैगेज या एज पोस्ट। तो ड्रॉबैक कितना दिया जाएगा, 98% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी रीपेड एज ड्रॉबैक, यानी जितना आपने पे किया था वो रीपे कर देगी गवर्नमेंट एज ड्रॉबैक, बट दे शुड बी एक्सपोर्टेड विद इन 2 years फ्रॉम द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। यानी हम 2 डेट जो उठाएंगे वो उठाएंगे क्या, पेमेंट ऑफ ड्यूटी मतलब क्या, वो चलान डेट, या ऑनलाइन सिस्टम है तो ऑनलाइन सिस्टम वाली जो डेट आ रही है पेमेंट की से लेके, वहां वर्ड था आर एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट। आर एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, शिपिंग बिल। बट सेक्शन 74 फॉर डीमिंग प्रोविजन क्या कहता है कि लेट शिप एक्सपोर्ट ऑर्डर डेट आप चेक करोगे, यानी इसके अंदर 2 years से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अगर 2 years के ज़्यादा का गैप होगा तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। इफ इट इज मोर देन 2 years, ड्रॉबैक वोंट बी गिवन अनलेस एंटिल बोर्ड ऑथराइज करे। करेक्ट। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई गुड्स इंपोर्ट करे, प्रोविजनली असेस करे, बिकॉज देर वर इशू विथ रेस्पेक्ट टू द क्लासिफिकेशन, तो फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को प्रोविजनल असेसमेंट कराया, फाइनल असेसमेंट होता है 1 मार्च को, तो ऐसे केस में जो 2 years की कैलकुलेशन है वो यहां से नहीं, प्रोविजनल असेसमेंट डेट से करी जाएगी। तो ये 2 फाइनल पॉइंट थे। अब हमें ये और समझना है एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ। एक्सपोर्टेड और एक्सपोर्ट, ये दोनों वर्ड्स को हम इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। तो 74(1) के अंदर है गुड्स आए एज सच चले गए। 74(2) बोल रहा है आए यूज हुए और गए, तो नेगेटिव लिस्ट। इस केस में ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, दैट इज कैट में फोटो, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म, अपैरल, टी चेस्ट, अनएक्सपोज फोटोग्राफिक फिल्म, कैट में फोटो नहीं मिलेगा। जैसे मैंने अभी रीजंस बताया, रीजन क्या है इसका, ऑब्वियसली कि एक ड्रेस इंपोर्ट करी गई और आपने एक शादी में यूज करी और फिर वापस एक्सपोर्ट कर दिया। आपने एक टी इंपोर्ट करी ना, वेरी मतलब ह्यूज टी चेस्ट, काफ़ी महंगा टी चेस्ट था, टी को यूज़ कर लिया और वापस टी चेस्ट को एक्सपोर्ट कर दिया और आपने बोला 98% मुझे रिफंड चाहिए, नहीं मिलेगा। यह आपने कोई मूवी की शूटिंग के लिए सिनेमेटोग्राफिक फिल्म या फोटोग्राफिक फिल्म इंपोर्ट करी, यूज़ किया उस मूवी की शूटिंग के लिए, फिर वापस आपने भेज दिया, आप गए डिपार्टमेंट के पास कि मुझे 98% दो, ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। मोटर व्हीकल एनी यूज और गुड्स इंपोर्टेड बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज, इस केस में ये परसेंटेज है और ये परसेंटेज आपको याद करनी पड़ेगी, ये एग्जाम में नहीं दी जाती। आई रिपीट वंस अगेन, you will have to remember this percentage because this are not given in the exam, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10% का रिडक्शन
दो केस में यहाँ पे 5% के रिडक्शन आ गए। फर्दर अगर मोटर व्हीकल इंपोर्ट करा गया या गुड्स इंपोर्टेड बाय इंडिविजुअल फॉर पर्सनल यूज, तो 4% पर क्वार्टर का इंपोर्ट ड्यूटी रिडक्शन होगा। यानी से फॉर एग्जांपल 3 क्वार्टर मैंने यूज़ किया तो कितना रिडक्शन होगा? 12%। तो यानी आपको रिफंड कितना मिलेगा? 88% मिलेगा। एक चीज ध्यान रखना, यहां पे यू आर माइनसिंग 100% ऑफ टोटल ड्यूटी पेड माइनस पीरियड ऑफ यूसेज के बेस पे हम रिडक्शन कर रहे हैं। बट यहां पे द ड्रॉबैक इज बीइंग गिवन बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड परसेंटेज बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ यूसेज, बट यहां पे आफ्टर रिड्यूसिंग द सेम फ्रॉम 100%। और एक चीज, 2 years तक तो आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा, बट आफ्टर 2 years आपको ड्रॉबैक तब मिलेगा व्हेन इट इज ऑथराइज्ड बाय द CBIC। ठीक है, बट आफ्टर 4 years आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, तो इट शुड बी ऑथराइज्ड। फर्दर अदर गुड्स में अगर हम बात करें, दिस आर बेसिकली फॉर व्हाट? दिस आर बीइंग यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। अगर विदाउट यूज हुआ, अदर गुड्स आए विदाउट यूज चले गए, 98% आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा। बट इसमें टाइम लिमिट है 2 years की। आफ्टर 2 years नो DBK, no drawback will be allowed after 2 years. Greater than 2 years, no drawback is allowed. बट अदर केस के अंदर, यानी यूज वाले केस के अंदर 18 मंथ तक तो आपको ड्रॉबैक मिल जाएगा। आफ्टर 18 मंथ नो ड्रॉबैक will be allowed. So you need to note this. इस केस में अप टू 2 years मिल जाएगा, आफ्टर 2 years बोर्ड ऑथराइज। यहाँ पे भी आफ्टर 2 years द CBIC ऑथराइज और बोर्ड ऑथराइज एक ही बात है। यहाँ पे आफ्टर 2 years नो ड्रॉबैक, और इस वाले केस में आफ्टर 18 month नो ड्रॉबैक इज अलाउड। आई हैव कवर्ड इनटू अ वेरी ग्रेट डिटेल। वैसे एग्जाम पर्पस में दे हैव नेवर आस्क लाइक दिस एंड आई डोंट एक्सपेक्ट सो ऑल्सो, बट हाँ ये रेट्स यू शुड नो इट। ठीक है, ये सब मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहे तो पढ़ लें ये वाला। सेक्शन 75 भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका था अभी, बेसिक कंसेप्ट। अब जरा उसके और डिटेल में जाते हैं सेक्शन 75 के। सेक्शन 75 को देखो, गुड्स आए, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी पे हुई, यह लोकल लेवल पे मैंने जब प्रोडक्ट परचेज किया, यह सर्विसेज ली, तो उस पर GST पे हुई या एक्साइज ड्यूटी पे हुई। GST का रिबेट सेक्शन 75 में नहीं मिलेगा, गो टू व्हाट? GST एक्ट फॉर दिस। अब ये प्रोडक्ट आके, ये इनपुट मैंने लिया, प्रोसेसिंग करी और नया प्रोडक्ट आउटपुट बनाया, वो मैन्युफैक्चरिंग करके मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसके लिए 75 कंडीशन स्पेसिफाई करता है क्या? देयर शुड बी नो नेगेटिव वैल्यू एडिशन। मतलब क्या हुआ नो नेगेटिव वैल्यू एडिशन का? कि जब गुड्स आए तो फॉरेन एक्सचेंज गया, तो कम से कम इतना फॉरेन एक्सचेंज तो आप गवर्नमेंट को दोबारा कमा के दोगे वाया एक्सपोर्ट। तो इसलिए बोला गया सेक्शन 75 में नो ड्रॉबैक शैल बी अलाउड इफ एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ सच गुड और क्लास ऑफ गुड इज लेस देन, ध्यान दे, लेस देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल यूज। यानी कम से कम, जैसे 7 लाख रुपए का मैंने प्रोडक्ट इंपोर्ट किया, नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, तो कम से कम 7 लाख का तो मुझे
एक्सपोर्ट करना पड़ेगा उस वैल्यू का। तो इट शुड बी either इक्वल टू और इट शुड बी मोर देन द import value of the product. The export value should be either equal to or more than the import value of the inputs. फिर कहता है सेकेंड कंडीशन, कुछ प्रोडक्ट के लिए मिनिमम स्पेसिफाइड वैल्यू एडिशन होती है। जैसे गवर्नमेंट ने रेट नोटिफाई किया कि आपको 10% वैल्यू एडिशन करना है, तो यहाँ पे हमने ये क्लास में भी डिटेल डिस्कशन करा हुआ था विद क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी मैं करवा दूंगा। यहाँ लिखा हुआ है नॉट मोर देन, यानी मिनिमम स्पेसिफाइड वैल्यू एडिशन शुड बी मोर देन, जैसे हमने 100 रुपीज का एक इनपुट इंपोर्ट किया, रेट वैल्यू एडिशन की नोटिफाइड हुई, 10% आपको अचीव करना है, तो इसका मतलब मुझे वन एक्सपोर्ट वैल्यू शुड बी व्हाट 100 मोर देन 110, दैट इज 111 होना चाहिए, उससे ज़्यादा, यानी मोर देन, यहाँ पे वर्ड है नॉट मोर देन, यानी इट शुड बी, ड्रॉबैक विल ओनली बी अलाउड इफ इट इज मोर देन द स्पेसिफाइड परसेंटेज, और द सेल प्रोसीड शुड बी रिसीव्ड विद इन द टाइमलाइंस अलाउड अंडर द फेमा एक्ट, अदरवाइज रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। सेक्शन 142 एप्लीकेबल हो जाता था, ठीक है, ये रूल्स में स्पेसिफाइड है। और या फिर आरबीआई अगर अलाउ कर दे कि आप एक्सटेंडेड टाइम लिमिट में पैसे लेके आ सकते हो। फिर अगर आपने गुड्स लेके आए, उसको नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो देयर वर 3 टाइप ऑफ रेट विच आर नोटिफाइड। वन इज ऑल इंडस्ट्री रेट, दिस इज व्हाट बेस्ड ऑन एवरेजेस। होता क्या है, जून 1 को ड्रॉबैक डायरेक्टोरेट क्या करता है, मैं ये चार्ट हल्का सा मैंने ओरिजिनल क्लास में करा हुआ है, यहाँ इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं डिस्कशन पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। ड्रॉबैक डायरेक्टरेट 1 जून को एक रेट नोटिफाई करता है, दैट इज़ कॉल्ड ऑल इंडस्ट्री रेट। दिस इज़ बेस्ड ऑन एवरेजेस। 30% ऑफ एफओबी जैसे नोटिफाई कर दिया, इस प्रोडक्ट पे इतना रिबेट दिया जाएगा। अब मैं फॉर एग्जाम्पल एक फार्मास्यूटिकल, दिस इज़ बेस्ड ऑन एवरेजेस। अब ये एवरेजेस कैसे कैलकुलेट करा जाता है, जैसे कोई एक इंडस्ट्री उठाई जाती है, उस इंडस्ट्री के अंदर देखा जाता है ये कितना इंडस्ट्री इनपुट इंपोर्ट कर रही है, उस पर कितना एक्साइज ड्यूटी लग रहा है, इसका एक्सपोर्ट वॉल्यूम कितना है इस इंडस्ट्री का, उस पर एक कैलकुलेशन करी जाती है टोटल बेसिस पे, ऑन इंडस्ट्री बेसिस, और रेट नोटिफाई कर दी जाती है। जैसे 30% ऑफ एफओबी आपको ड्रॉबैक दिया जाएगा। अब आई एम अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, मेरा प्रोडक्ट इतना यूनिक है, तो मेरे इंडस्ट्री के लिए रेट नोटिफाई नहीं हुआ, तो फिर मेरे पास ऑप्शन था कि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, मतलब डायरेक्टरेट के पास एप्लीकेशन डाल देता हूँ विद इन 3 मंथ्स कि मेरे प्रोडक्ट के लिए एक ब्रांड रेट फिक्स करो। तो डिपार्टमेंट फिक्स करता है आपके प्रोडक्ट के लिए। तो जैसे हमने फार्मा कंपनी का एक एग्जांपल दिया। अब फॉर एग्जांपल आई एम अ मैन्युफैक्चरर, ऑल इंडस्ट्री रेट नोटिफाई हुई किसके लिए, एक मोबाइल इंडस्ट्री के लिए। अब मैं एप्पल का मोबाइल भी इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, अब आने भी वाले हैं, ठीक है। तो अब मेरे प्रोडक्ट में मैं कुछ अच्छे क्वालिटी के इंपोर्टेड प्रोडक्ट इंपोर्ट करके यूज़ करता हूँ, देयर आफ्टर एक्सपोर्ट दैट मोबाइल, तो मेरी 80% ऑफ टोटल ड्यूटी पेड इज कंपेयर्ड with the all industry rate, and if my 80% of import duty paid is more than the all industry rate, तो फिर मेरे लिए स्पेशल ब्रांड रेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, मतलब डिपार्टमेंट ये डिसिप्लिन डायरेक्टरेट नोटिफाई करता है। और एक चीज़ यहाँ पे आप स्पेशल ब्रांड रेट में भी अप्लाई कर सकते हो, अगर जो ये ऑल इंडस्ट्री रेट है, ये बीसीडी, इसको बीसीडी के बेस पे ये नोटिफाई होते हैं, बीसीडी और एक्साइज ड्यूटी के बेस पे। इसके अंदर काउंटर वैलिंग ड्यूटी या सेफगार्डिंग ड्यूटी ये नहीं कवर करे जाते। तो अगर आपके प्रोडक्ट पे सेफगार्डिंग ड्यूटी लग रही है, ठीक है, ये काउंटर वैलिंग ड्यूटी लग रही है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो स्पेशल ब्रांड रेट के अंदर। तो ये था आपका क्रक्स में सेक्शन 75, ये सारी डिटेल मैंने यहाँ दी हुई है। एक और चीज,
ड्रॉबैक के अंदर आपको किस चीज़ का रिबेट मिलेगा? इट इज़ रिबेट आपको आईजीएसटी का नहीं मिलेगा, 74 में मिल रहा था। आपको एक्साइज ड्यूटी अगर लग रही है तो मिल जाएगा। यहाँ पे SCZ को भी, DTA टू SCZ को भी क्या एक्सपोर्ट माना गया है, बट 74 में नहीं माना गया था। तो रूल 3, ऑल इंडस्ट्री रेट इट इज बेस्ड ऑन द FOB प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अब एक और चीज, आपने जब एप्लीकेशन डाली, अप्लाई किया, जो शिपिंग बिल जो आपने फाइल किया था वो एक कन्वर्ट हो गया ड्रॉबैक एप्लीकेशन के अंदर। जब तक लेट शिप एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, रेट रिवाइज हो गई। तो जब आपने एप्लीकेशन फाइल करी, दैट इज वो जो शिपिंग बिल कन्वर्ट हुआ, तब रेट 18% थी, और लेट शिप एक्सपोर्ट ऑर्डर जब तक इशू हुआ तब तक वो 20% रेट हो गई। तो ऐसे केस में आपको 20% पे ड्रॉबैक मिलेगा, ये रूल 5 कह रहा था। ठीक है। फर्दर ब्रांडेड का भी मैंने डिस्कस किया। फार्मा इंडस्ट्री अगर आपकी है और आपकी इंडस्ट्री के लिए रेट नोटिफाई नहीं हुआ तो आप स्पेशली अप्लाई कर सकते हो डिपार्टमेंट को विद इन 3 मंथ के मेरे प्रोडक्ट के लिए भी एक रेट स्पेसिफाई कर दिए। रूल 7 स्पेशल ब्रांडेड मैंने डिस्कस किया था, ये सारा काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफ गार्डिंग ड्यूटी। एक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूल 9, इसको हमें कनेक्ट करना है सेक्शन 76 से। सेक्शन 76 क्या कहता है? नो ड्रॉबैक विल बी अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द मार्केट प्राइस ऑफ विच इज लेस देन द अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक ड्यू देयरऑन। यानी हम मार्केट प्राइस को कंपैरिजन कर रहे हैं ड्यूटी कंपोनेंट से टेक्निकली। तो ये जो मार्केट प्राइस है ये एक्सपोर्ट प्राइस नहीं है, ये क्या है? इंडियन होलसेल मार्केट प्राइस जो ली जाती है। अब इस पे एक वैल्यू कैप किया गया। क्या वैल्यू कैप किया गया? बहुत से लोग ऐसे बदमाशी भी करते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर दिया गया, तो उसको एक्सपोर्ट कर दिया, पैसा इतना आ गया, हवाला चेंज किया, फिर वापस चला गया। इसको फिर लिंक करा गया किसके साथ कि आपको पर मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1 एज पर रूल 9। अभी हम इस पर क्वेश्चन भी कर देते हैं। द अपर लिमिट ऑफ ड्रॉबैक मनी और रेट डिटरमाइंड अंडर रूल 3 शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ठीक है, जरा एक क्वेश्चन करते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए इसके ऊपर। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, जरा देखना। ZXY has exported the following goods to Japan. Compute the duty drawback admissible under section 75 of the Custom Act in each of the following cases. Market price of the goods 3,90,000, FOB value 5 lakh. Duty drawback rate will be 30%. So it implies कितना हुआ? रुपीज़ 1.5 लाख। बट रूल 9 पिक्चर में आ जाएगा। वो कहता है क्या? मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा? 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कितना मिलेगा? रुपीज़ 1.3 L। सेकेंड केस, FOB वैल्यू 7 लाख, FOB वैल्यू 7 लाख, मार्केट प्राइस 7,60,000, बट इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट अगर आप देखो यहाँ पे कितना है? 8 लाख। यानी एक्सपोर्ट वैल्यू से कम है। तो सेक्शन 70, अगर आप सेक्शन 75 की अगर बात करें, वो मैं क्या बोल रहा था कि कम से कम जितना फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो हुआ उतना तो आप पैसा लेके आओ वापस इंडिया में, तो यहाँ पे कोई भी ड्रॉबैक नहीं दिया जाएगा, इट विल बी नील। थर्ड वाले केस में FOB वैल्यू 75,000, मार्केट प्राइस 60,000, ड्रॉबैक रेट इज 0.7%, 0.710 यानी इट कम्स टू 525 रुपीज।
तो ये बना सेकंड नील ₹525, FOB वैल्यू 3 लाख, मार्केट प्राइस 3,50,000, प्रोडक्ट 4 इज मैन्युफैक्चर आउट ऑफ इनपुट फॉर विच नो ड्यूटी हैज बीन पेड। तो जब ड्यूटी पे नहीं हुई तो इसके अंदर ऑब्वियसली कोई ड्रॉबैक नहीं मिलेगा फोर्थ वाले केस में, ठीक है। थर्ड वाला तो ये रहा। तो 76 क्या कह रहा है हमें कि ड्रॉबैक अमाउंट, टेक्निकली हमें कंपेयर क्या करना चाहिए था, मार्केट प्राइस को हमें या तो एक्सपोर्ट प्राइस और इंडियन मार्केट प्राइस को कंपेयर करना चाहिए था, बट यहां पे कंपेयर किससे करा गया है, मार्केट प्राइस को ड्रॉबैक अमाउंट से, बट रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया। अब लास्ट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉबैक 75 है, डिपार्टमेंट से आपने अप्लाई किया डिपार्टमेंट को कि मुझे पैसा दे दो, और अगर डिपार्टमेंट नहीं देता है तो विद इन 1 मंथ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड डिपार्टमेंट इंटरेस्ट पे करेगा 6% से आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ पीरियड टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। डिपार्टमेंट ने आपको पैसे दे दिए ड्रॉबैक के, बट आपने फॉरेन एक्सचेंज नहीं दिया, ये पता चला बाद में फॉरेन एक्सचेंज कमा के लेके नहीं आई, ये बाद में आपने पता चला कि दैट वाज अ इरोनियस रिफंड विच डिपार्टमेंट गेव। ऐसे केस में डिपार्टमेंट नोटिस इशू करेगा और आपको 2 मंथ के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा, और अगर पे नहीं किया तो फिर रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और अगर पे कर दिया तो भी इंटरेस्ट पेबल होगा किस दिन से, जिस दिन से आपको डिपार्टमेंट ने पैसे दिए थे, ड्रॉबैक दिया था, उस दिन से लेके जब तक आप अमाउंट को रीपे बैक नहीं कर देते डिपार्टमेंट को। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट। जनरली स्टूडेंट इसमें एक क्वेश्चन भी है, हमने करा हुआ भी है क्लास में, एरर क्या करते हैं यहाँ, तो फिर भी ठीक हो जाता है। इफ ड्रॉबैक पेबल इज नॉट पेड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ क्लेम, interest at the rate of 6% along with the drawback shall be paid from the expiry of said 1 month till the date of actual payment. Where any drawback has been paid to the claimant erroneously or becomes otherwise recoverable under this act, the claimant shall, within period of 2 months from date of demand, pay in addition to the said amount interest at the rate of 15%. तो कुछ स्टूडेंट काफ़ी एरर करते हैं यहाँ पे, क्या करते हैं कि अगर 2 महीने में पे कर दिया तो इंटरेस्ट पेबल नहीं होगा, नहीं पेबल होगा, 2 महीने के अंदर पे नहीं किया फिर रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर 2 महीने के भीतर भी पे कर दिया गया तो भी इंटरेस्ट तो पेबल होगा 15% पर एनम, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सच ड्रॉबैक टिल द डेट ऑफ रिकवरी ऑफ सच ड्रॉबैक। क्लियर? और इसके अंदर डेट की कैलकुलेशन भी हमने डिस्कस करी हुई क्लास में। सो दिस वाज आवर चैप्टर ऑफ ड्रॉबैक। होपफुली आपको पसंद आया होगा। डू गिव अ फीडबैक, आई विल बी अपलोडिंग मोर सच वीडियोस आफ्टर दिस। थैंक यू वेरी मच।